Good morning, children. I am Kiran, PGT Commerce from KV Kanpur Kent. In this video, we will discuss about the past adjustment, which is very important topic. So, what exactly the past adjustment is? Sometime while distributing the profit amongst partners, some error and omission could be happened. दैट मीन्स कि जब हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस टाइम ऐसा हो सकता है कि कुछ और एरर या ओमिशन हो जाए. अब एरर या ओमिशन का मतलब यहाँ पर क्या है? जब भी हम पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाली चीज़ें अगर उसमें हमने कुछ एरर या मिस्टेक कर दिया तो उसकी वजह से हमें पास्ट एडजस्टमेंट के जो केसेस हैं पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट या टेबल्स जो है वो बनाने पड़ता है. So these error and omissions are rectified by adjusting the capital account of the affected partner by passing past adjustment entry और entries. और इस एरर या ओमिशन को हम कैसे ठीक करते हैं? इस एरर या ओमिशन को हम करेक्ट करने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्रीज जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं. बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हैं या एक सिंगल एंट्री के थ्रू भी हम इसे पास कर सकते हैं. तो इस डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ़ेक्ट होता है, बाकी दूसरे अकाउंट्स अफेक्ट नहीं होते. जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के टाइम मल्टीपल अकाउंट्स अफेक्ट होते थे. जैसे बिल्डिंग हमने परचेज़ की और उसकी एंट्री हमने एक्सपेंसेस में डाल दी तो बिल्डिंग और एक्सपेंसेस दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहा है. या हमने सेल्स की एंट्री परचेज़ अकाउंट में कर दी तो ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट अफेक्ट हो सकते थे. बट पास्ट एडजस्टमेंट के केसेस में जो अकाउंट अफेक्ट होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होता है. उसके अलावा यहाँ पर कोई भी दूसरा अकाउंट जो है वो अफेक्ट नहीं होता. सो द पार्टनरशिप एग्रीमेंट. अब रीज़न क्या है कि क्यों हमारा एरर या ओमिशन हुआ है? तो उसका रीज़न हो सकता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट. अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. जैसे सपोज़ करो एज एन अकाउंटेंट जब मैं अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही थी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही थी, उस टाइम पर जो भी टर्म एंड कंडीशन हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी थी उसको अंडरस्टैंड करने में मुझे कोई मिस्टेक हो गई. जो उन्होंने टर्म एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन थी, अगर मुझे उसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम हुई, मैं उसको मिसअंडरस्टैंड किया मैंने उसको, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, उसकी वजह से एरर हो सकते हैं हमारे अकाउंट्स में. या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. अब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब कि जब मैं अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही थी, मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी बिटवीन द पार्टनर्स, उस टाइम पर मे बी जो पार्टनरशिप डीड का कोई पेपर मिसप्लेस हो गया हो जिसके अंदर हमारी टर्म एंड कंडीशन लिखी थी. जैसे सपोज़ करो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सैलरी और कमीशन पार्टनर को देना था, पर अगर वो पेज मिस हुआ हो जहाँ पर ये टर्म एंड कंडीशन लिखी थी, तो मैं क्या करूँगी? पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम कोई भी कमीशन या सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूँगी. तो ऐसे में भी अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है या हमने किसी टर्म एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करने में हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में मिस्टेक होती है, और जिसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ता है. या ऐसा हो सकता है कि हमारे पार्टनरशिप डीड में अमेंडमेंट हो जाए. अमेंडमेंट का मतलब हमने अपनी कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंज कर दी हो. जैसे सपोज़ करो पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 पार्टनर्स में 3:1 के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पर अमेंडमेंट हो जाने से यहाँ पर एरर्स नहीं होंगे. एरर हमारा तब होगा, मतलब कि हमारे उसमें अकाउंट्स में चेंजेस तब आएंगे जब वो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट हो. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब करेंट ईयर नहीं बल्कि प्रीवियस कुछ ईयर्स को से हम उस चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं.
जैसे मैंने 2018 में ये अमेंडमेंट किया कि अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर 18 से नहीं लेकर उसका जो अफेक्ट है वो 2015 से पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने 2015 से लेके 2018 तक अकाउंट तो बिल्कुल ठीक बनाया है, एज़ पर द प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड 3:1 के रेशो में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट क्योंकि अमेंडमेंट कर लिया हमने पार्टनरशिप डीड में, इसकी वजह से हमें पीछे का जो प्रॉफिट है उसको वापस से चेंज करना पड़ेगा। इस रीज़न से भी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। तो दीज वर सम रीज़न जिसकी वजह से हमें एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना पड़ता है। ये हम हमेशा याद रखेंगे कि जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो पार्टनरशिप डीड से रिलेट करती है और पार्टनरशिप फर्म से, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो सिर्फ पार्टनर्स अकाउंट में पड़ता है, बट जो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे थे उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे अकाउंट्स में भी पड़ रहा था। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। सो एज पर द क्वेश्चन, XYZ started business with a capital of rupees 1,60,000 and 40,000 respectively. During the year, they earned a profit of 54,000, which was distributed among them in their profit sharing ratio without taking into consideration the following matters of the deed. That means XYZ ने अपना business start किया, 1,60,000 and 40,000 was the amount which they have invested into the business. जो उनका प्रॉफिट हुआ उस साल वो था आपका 54,000 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है तो हमने उसको इक्वल रेशोज़ में बांटा होगा, दैट मीन्स 1:1:1 में। बट जब हमने वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो हम कुछ चीज़ों को उसमें एंटर करना हम भूल गए का केस ये हो सकता है कि मे बी उस टाइम हमको ये एडजस्टमेंट, ये पार्टनरशिप डीड में हमें ये ना दिखा हो कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी पे करना है या कमीशन भी। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, अब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमने उसमें प्रोवाइड नहीं करी है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया 5% पर एनम के अकॉर्डिंग, हमने सैलरी ऑफ X एंड Y नहीं दिया है, Y एंड Z को हमें सैलरी पे करनी थी जो हमने नहीं दी है, और जो X है उसको हमें कमीशन पे करना था। सो यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ सिंगल जनरल एंट्री। अब हमें एक सिंगल जनरल एंट्री के थ्रू इस मिस्टेक को करेक्ट करना है और हमें अपने नोट्स को बहुत ही क्लियरली दिखाने हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है हमें सिंगल जनरल एंट्री पास करनी है। अब सिंगल जनरल एंट्री पास करने का मतलब कि हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। पहले एडजस्टमेंट टेबल में हम एक्यूरेटली ये फाइंड आउट करेंगे कि X, Y और Z की कैपिटल में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन एंट्रीज़ को करने की वजह से, और उसके बाद में अगर किसी को एक्स्ट्रा अमाउंट मिला होगा तो वो हम उससे वापस ले लेंगे, और किसी के पास में अगर कम अमाउंट हो गया होगा तो वो हम उसको पे कर देंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द वर्किंग नोट। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग। द प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ऑलरेडी कौन सा प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो फर्म है उसका टोटल प्रॉफिट है 54,000। एडजस्टमेंट टेबल बनाते टाइम हम क्या करेंगे कि जो भी हमने पेमेंट ऑलरेडी अपने पार्टनर्स को दे दिया था वो हम उनसे वापस ले लेंगे। हमने जो प्रॉफिट है वो 54,000 इक्वल रेशोज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट मीन 1:1:1 में, तो हर पार्टनर को कितना मिला 18,000, 18,000 और 18,000। ये हमने क्या किया, X से हमने वापस ले लिया इसलिए यहाँ पर ये माइनस में है, Y से हमने वापस ले लिया 18,000 रुपये, दैट इज़ वाई इट इज़ इन माइनस, एंड जो Z है उससे भी हमने 18,000 रुपये वापस ले लिए। तीनों से जब हमने पैसे वापस लिए तो फर्म के पास अब कितना अमाउंट हो गया 54,000। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि इनको क्या क्या अमाउंट मिलना चाहिए था जो हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। सो एज़ पर द क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है
वो हमें 5% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% के अकॉर्डिंग एक्स को मिलेगा 5,000 रुपीज़, क्योंकि इसने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था। वाई जो है उसको 3,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। और जो जेड है, जेड को 2,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, क्योंकि उसने 40,000 रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। क्योंकि ये एक्स वाई और जेड को अमाउंट मिलना है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव मतलब प्लस अमाउंट करा है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें पार्टनर्स को देना था, इसलिए हमारे टोटल प्रॉफिट में से 10,000 जो है वो माइनस होगा। दैट इज़ वाई 10,000 इन द अकाउंट ऑफ फर्म के अकाउंट में ये माइनस में आएगा। ऐसे ही जो सैलरी है, वाई और जेड को सैलरी मिलनी थी 4,000 ईच, तो 4,000 दोनों के अकाउंट में प्लस हो जाएगा और फर्म के अकाउंट में से वो माइनस हो जाएगा। जो एक्स है, एक्स को 6,000 रुपीज़ हमें एज एन कमीशन पे करना था, क्योंकि वो एक्स को मिलना है, इसलिए वो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया और फर्म के अकाउंट में से वो यहाँ पर माइनस हो गया। नाउ वी विल चेक कि हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर कितना बचा है। बैलेंसिंग फिगर एक्स के अकाउंट में स्टिल एक्स हैव 7,000 एक्स्ट्रा, स्टिल अभी एक्स को 7,000 एक्स्ट्रा मिल रखे हैं। वाई जो है उसको 11,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑलरेडी फर्म ने कर रखे हैं, और जेड जो है उसके पास में 12,000 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा है। नाउ वी विल चेक कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है। दिस इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो हमें पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। 54,000 रुपीज़ में से हमने 10,000, 8,000 एंड 6,000 माइनस करा, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास 30,000 आया। एज पर द क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका साइलेंट होता है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो हम उसको इक्वल रेशोज़ में बांटते हैं। नाउ दिस 30,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज़ इक्वल। सो एक्स विल गेट 10,000 रुपीज़, वाई विल गेट 10,000 रुपीज़ एंड जेड विल गेट 10,000 रुपीज़ as a distributable profit. Again we will check the net effect now. So the net effect is 3,000. X need to get 3,000 more now. जब हमने इसको चेक किया तो 10,000 रुपये उसे मिलने चाहिए थे, पर उसके पास को उसे सिर्फ 7,000 रुपीज़ मिले एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर उसे हमें 3,000 रुपये और देने हैं। इसको टोटल जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये मिलने थे, पर उसके पास में 11,000 रुपये गए हुए हैं, तो इससे हम 1,000 रुपीज़ वापस ले लेंगे। एंड जो जेड है उसके पास में 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा गया हुआ है, तो हम उसे वापस ले लेंगे। बेसिकली जो भी अमाउंट हमारी पॉजिटिव होती है वो क्रेडिट अमाउंट होता है, और जो आपकी नेगेटिव या माइनस में अमाउंट आ रही है उसको हम डेबिट अमाउंट मानकर चलते हैं। नाउ वी विल पास जनरल एंट्री। एज पर द क्वेश्चन हमें एक सिंगल जनरल एंट्री पास करनी थी। इस एडजस्टमेंट टेबल से हमने ये चेक किया, ये आइडेंटिफाई किया कि एग्जैक्टली एक्स, वाई और जेड जो है उनके अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ा है। फर्म ने जितना 54,000 फर्म के पास था, उसने वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स के बीच में, और अल्टीमेटली फर्म के पास में अभी कोई भी बैलेंस नहीं है। सो बेसिकली जो पास्ट एडजस्टमेंट आपकी होती है उसमें हम ये चेक करते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की है, किसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा चला गया और किसके अकाउंट में कम पैसा गया है। जिस पार्टनर के अकाउंट में ज़्यादा पैसा गया होगा उससे हम वो अमाउंट वापस लेकर जिस पार्टनर के अकाउंट में वो पैसे कम गए हैं उसके अकाउंट में डाल देंगे। सो द जनरल एंट्री विल बी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। वाइज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1,000 रुपीज़, जेड्स कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय 2,000 रुपीज़ एंड एक्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय 3,000 रुपीज़। जिसको एक्स्ट्रा मिला है उसके अकाउंट में से हमने विड्रॉ कर लिया, और जिसको कम पैसे मिले थे उसके अकाउंट में हमने वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। We will try to understand this concept with one more example. So let's move to the another question. This is your illustration number 46 from T.S. Karewal. As per this
एज पर दिस क्वेश्चन the capital of X, Y and Z on 31st March 2020 amounted to rupees 1,50,000, 5,50,000 and 11 lakh respectively. This is as per the 31st March 2020. That means at the end of the year capital जो है वो 1,50,000, 5,50,000 and 11 lakh rupees है. The divisible profit इज़ 3 लाख रुपीज़. जो आपका डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो 3 लाख है. अगेन दिस इज़ एट द एंड ऑफ द ईयर. वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 4:1:1, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 4:1:1 में. आफ्टर अलाउइंग अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 10% पर एनम. और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दिया है 10% पर एनम के अकॉर्डिंग. ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 50,000 पर मंथ. और इस पूरे साल में हर पार्टनर ने 50,000 रुपये पर मंथ निकाले हैं इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ. दैट मीन्स हर महीने की पहली तारीख को उन्होंने 50,000 रुपये एज अ ड्राइंग विड्रॉ किया. एज पर द क्वेश्चन जो आपकी पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है. किस केसेस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में. बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय 12% पर एनम. इसके अकॉर्डिंग जो हमने ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया वो 4:1:1 नहीं होना चाहिए था, बल्कि वो 1:1:1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए था. और जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के अकॉर्डिंग पे किया है वो 10% ना होकर वो हमें 12% के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना था. दैट मीन्स जब हम इसके लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमने एक्चुअली क्या पे किया और हमें क्या पे करना चाहिए था. और उन दोनों के डिफरेंस से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो हमने एरर किया उस एरर की वजह से तीनों में से किस पार्टनर को के अकाउंट में कम पेमेंट गई है और किस पार्टनर के अकाउंट में ज़्यादा पेमेंट चली गई है. सो ये सब करने से पहले सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी थी. जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं तो हम वो ओपनिंग बैलेंस पे करते हैं. बट एज पर द क्वेश्चन हमारे पास जो अमाउंट है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन था. सो द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ X, Y and Z इज़ 1,50,000, 5,50,000 and 11 lakh respectively. The amount of drawing is 6 lakh rupees, 6 lakh rupees and 6 lakh rupees each. जब भी हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करते हैं ड्राइंग और माइनस करते हैं जो भी हमने उसके अंदर कोई प्रॉफिट जो है उसको अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो वो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा. एडिशनल कैपिटल कुछ होगी तो वो माइनस हो जाती है और जो हमारी ड्राइंग है उसको हम प्लस करते हैं. सो एज़ पर द क्वेश्चन जो फर्म को प्रॉफिट हुआ था वो टोटल प्रॉफिट हुआ था हमें 3 लाख का, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 4:1:1 में. सो 3 लाख को जब हम 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स के अकाउंट में आ गया 2 लाख रुपीज़, वाई को मिला 50,000 रुपीज़ और जो जेड है उसको मिला 50,000 रुपीज़. सो द नेट इफेक्ट विल बी, दैट मीन्स द ओपनिंग कैपिटल विल बी 5,50,000, 11 lakh rupees and 16 lakh 50,000 रुपीज़. बट हम ये याद रखेंगे कि इस ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूडेड है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था पहले, जो 10% के अकॉर्डिंग हमने दिया था वो 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें ऐड है. तो उसकी अमाउंट को निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास में कितना है 5,50,000. दिस 5,50,000 इज़ फॉर एक्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 10%. बट क्योंकि इस अमाउंट के अंदर जो ये आपका 5,50,000 है
इसके अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ऐड हो रखी है, इसलिए जब हम इसमें से उस अमाउंट को निकालेंगे तो हम इसमें रेट प्लस करेंगे, जैसा हमने कमीशन के केस में किया था। आफ्टर चार्जिंग कमीशन के केस में हम क्या कर रहे थे, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्स का आया 50,000 रुपीज़, वाई के लिए आया 1 लाख रुपीज़, और जो जेड है उसका आया 1,50,000। नाउ द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ 5 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ एंड 15 लाख रुपीज़। अब इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज करेंगे। सो दिस टेबल वी प्रिपेयर दिस टेबल टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो उस एडजस्टमेंट टेबल के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल का पता होना ज़रूरी है। नाउ एडजस्टमेंट टेबल हम बनाते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अमाउंट हमने ऑलरेडी कौन सा डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने 2 चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की थी, जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था हम उसको वापस ले लेते हैं, और जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हम वापस ले लेंगे एक्स से, वाई से और जेड से। हमने 4:1 के अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो 4:1 के अकॉर्डिंग एक्स को मिला 2 लाख रुपीज़, वाई को मिला 50,000 रुपीज़ और जेड को मिला 50,000 रुपीज़। वो हमने जब इनसे वापस लिया तो वो अमाउंट आपका माइनस में आ गया। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी हमने इसको पे कर दिया था 10% के अकॉर्डिंग, तो x जो है उससे हमने 50,000 रुपीज़ वापस ले लिए, y जो है वो उनसे हमने 1 लाख रुपीज़ वापस ले लिया, और जो z है उससे हमने 1 लाख रुपीज़ वापस ले लिया। कौन सा अमाउंट है ये अमाउंट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। अब हम ये चेक करेंगे कि हमें क्या अमाउंट उसको पे करना था। एज़ पर द क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज नहीं करना है क्योंकि पार्टनरशिप डीड उसके लिए साइलेंट है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको 12% के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ज करना है। तो एज़ पर द क्वेश्चन 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्स को मिलना चाहिए 60,000, इसलिए हमने ये अमाउंट प्लस में लिखा है। एक्स को मिलना चाहिए 60,000 रुपीज़, इसलिए ये अमाउंट हमने प्लस में लिखा है। वाई जो है उसको मिलना चाहिए 1,20,000 रुपीज़, तो वो 1,20,000 वाई को मिल जाएगा, दैट इज़ वाई इट विल बी एड। एंड जेड जो है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,80,000 बना। अब हम इसका नेट इफेक्ट चेक करेंगे। नेट इफेक्ट का मतलब हम बैलेंसिंग फिगर इसमें चेक करेंगे। बैलेंसिंग फिगर के अकॉर्डिंग जो जेड है, जो एक्स है उसके पास में 1,90,000 रुपये अभी भी एक्स्ट्रा है, वाई के पास में 30,000 रुपीज़ अभी भी एक्स्ट्रा है, जो जेड है उसके पास में 20,000 रुपीज़ अभी भी एक्स्ट्रा है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो फर्म के पास में आया वो आया 2,40,000। हमने कैसे निकाला, ये 3 लाख और 3 लाख, दैट मीन्स 6 लाख में से जब हमने 3,60,000 माइनस करा तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपके पास में आया 2,40,000। As per the partnership deed, we need to distribute it equally, that means 1:1:1, 1:1:1 के अकॉर्डिंग अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो x के अकाउंट में जाएगा 80,000 रुपीज़, y के अकाउंट में अगेन 80,000 रुपीज़ एंड z के अकाउंट में 80,000 रुपीज़। So the net effect is x got excess amount of 1,10,000 rupees, y will get 50,000 rupees and z will get 60,000 rupees। जो भी अमाउंट आपका पॉजिटिव आता है वो क्रेडिट होता है और जो भी अमाउंट आपका नेगेटिव में आता है वो डेबिट होता है। सो द जनरल एंट्री विल बी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,10,000 रुपीज़, वाइज कैपिटल अकाउंट
will be credited by the 50,000 rupees and Jet's capital account will be credited by the 60,000 rupees. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, हम जब भी पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं तो हम ये चेक करते हैं सबसे पहले कि हमने कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने क्या क्या अमाउंट पार्टनर्स को दे चुका है, एग्जैक्टली हमें क्या अमाउंट देना था, उसकी वजह से क्या डिफरेंसेस आए, और जो भी नेट डिफरेंसेस आए हैं उसके लिए हम रेक्टिफिकेशन उसके लिए जो है हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं. इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत अलग अलग मेथड होते हैं, उनको बहुत अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं. हर कोई और हर टीचर आपको अलग अलग मेथड बताएगा. मैंने आपको इस मेथड से बताया है. आई होप इस मेथड से आपको सभी को समझ आ गया होगा. बेसिकली हमें यही चेक करना है कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट चला गया किसके पास में और किसके अकाउंट में कम बैलेंस गया है. जिसके पास कम बैलेंस गया है उसको हम पेमेंट दे देंगे और जिसके पास में ज़्यादा अमाउंट गया है उससे हम पेमेंट ले लेंगे. दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच and have a nice day everyone.